हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिशिका एक बहुत ही गुणवान लड़की थी, पर उसका रंग बहुत ही काला था, जिसके कारण लोग अक्सर उसे काली कलूटी कहकर बुलाया करते थे। उसके परिवार में उसके पिता नरेंद्र और माँ कोकिला थी। मिशिका एक समीर नाम के लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी। समीर के परिवार में उसकी विधवा माँ मेनका और छोटा भाई समर था। ऐसे ही समय बीतता है। समीर और मिशिका दोनों ही अपने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। दोनों परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, पर मिशिका की होने वाली सास को मिशिका के काले रंग से बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी। पर दहेज देखकर और अपने बेटे की जिद के आगे उसका मन ललचा गया था। कुछ ही समय बाद मिशिका और समीर की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह मिशिका की सास उससे कहती है, अरे ओ काली कलूटी, शाम को कुछ लोग घर पे आ रहे हैं तेरा काला मुंह देखने, तो सारा काम कर लियो अच्छे से और ठीक से तैयार हो जाइयो। जी माँ जी। ऐसे ही शाम को कुछ रिश्तेदार उनके घर आते हैं और मिशिका उनके स्वागत के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और सभी के लिए परोसती है। उसके हाथों का बना खाना खाते ही सभी लोग उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं और उसके रंग का मजाक बनाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। और तभी उनमें से एक औरत बोलती है, अरे ओ मेनका, तेरी आँखों पे काला चश्मा लगा है क्या, जो अपने बेटे की शादी इस काली कलूटी से करवा दी? हाँ जीजी, कती सही कह है, ऐसा लग है जिगर तेरी बहू पर काला पेंट कर दिया हो। घर की बत्ती जला कर राखिए, ना तो अंधेरे में नजर भी को नहीं आवे। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मेनका अपनी बेइज्जती के चलते अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और मेनका का छोटा बेटा समर एक आकाशी नाम की लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। आकाशी बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्टी होती है। मेनका ये सब देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और समर से कहती है, अरे ओ नालायक, अब यही दिन रह गया था देखने के लिए जो तू बिन बताए शादी करके इसको घर में ले आया। अरे माँ, जरा अपनी बहू का घूंघट तो उठाकर देखो, कितनी सुंदर और गोरी है। देखते ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपका, और ये भाभी की तरह काली कलूटी नहीं है। वाह रे मेरे लाल, क्या बहू लेके आया है तू, ये तो एकदम चांद है चांद। कहा था ना मैंने, गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपका। मेनका समर और उसकी पत्नी का घर के अंदर स्वागत करती है। आकाशी के आ जाने की वजह से मिशिका की सास अब उसे और भी ज्यादा परेशान किया करती। वो बात बात पर मिशिका के रंग को लेकर उसकी तुलना हमेशा आकाशी से किया करती थी। बेचारी मिशिका चुपचाप घर का सारा काम करती। उसकी हालत नौकरों से भी बदतर हो चुकी थी। तो वहीं आकाशी सारा दिन बस महारानियों की तरह सज धज कर पलंग पर बैठी रहती थी। ऐसे ही एक दिन मेनका अपनी छोटी बहू को आवाज लगाती है, बेटा आकाशी, कहाँ है तू? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ला दे। मिशिका जैसे ही अपनी सास की आवाज सुनती है, वो तुरंत एक गिलास पानी लेकर उसके पास चली जाती है और कहती है, माँ जी, लीजिए पानी। क्यों रे कल्लो माई, तुझे अच्छी बहू बनने का ज्यादा शौक है क्या? वो माँ जी, आपको प्यास लगी थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही पानी दे दूँ आपको। हट यहाँ से, तेरी कलमुही जैसी शक्ल देख के मेरा दिमाग ही हिल जाता है। माँ जी, अगर मैं काली हूँ तो इसमें भला मेरी क्या गलती? हाँ, अब तक जवान भी लड़ाने लग गई, काली भैंसिया। तभी वहाँ समीर आ जाता है और गुस्से से अपनी माँ को बोलता है, माँ, आपको किसने हक दिया मेरी बीवी से ऐसे बात करने का? आहा, बड़ा दर्द हो रहा है बीवी के लिए। हाँ होगा ही, क्या किया है इसने ऐसा जो सुना रही हो फालतू में? अरे जब मैंने अपनी गोरी बहू से पानी मांगा तो इसने क्यों दिया मुझे पानी? इसकी काली शक्ल देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा,
तो ये बात है। मिशिका, अब से तुम माँ का कोई काम मत करना, और ये तुमसे मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन मेनका जब मार्केट से घर आती है तो कहती है, अरे मेरी छोटी बहू आकाशी, कहाँ है तू बेटा? क्या हुआ माँ जी? ये देख, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। वाह मम्मी जी, थैंक यू। वैसे मम्मी जी, आप दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? अरे उस काली भैंसिया पे कुछ भी अच्छा लगता है जो वो ये सब पहनेगी? अरे तू ही पहना कर, ये सब तेरे लिए ही बना है। मिशिका छुपकर उनकी सारी बात सुन लेती है और उसका मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और आकाशी को अपनी भाभी के साथ होता ये व्यवहार देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास को कई बार समझाने की कोशिश करती है, मगर मेनका उसकी बात मानने को कभी तैयार ही नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास को सबक सिखाने के लिए सोचती है और एक दिन जब मिशिका बाजार चली जाती है तो उसकी सास की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वो अपनी छोटी बहू को आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ आकाशी बहू, कहाँ है तू? क्या है माँ जी, बोली, क्यों चिल्ला रही है तब से? अरे बेटा, मेरी दवाई तो दे दे। मैं कहाँ से दूँ? मेरे हाथों पर नेल पेंट लगा है, आप खुद ही ले लो। अरे मैं यहाँ दर्द से पड़ी हूँ और तुझे इस नेल पेंट की पड़ी है। हाँ तो आपको भी तो अपनी ही पड़ी है, सारा दिन बस ऑर्डर देती रहती हो। अरे पड़ी पड़ी मोटी हो रही हो, जरा थोड़ा काम कर लिया करो, सारा दिन बस हुक्म चलाती हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की? मैं मिशिका नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सह लूं। हे भगवान, अरे मेरे तो करम ही फूट गए जो इस पापन को मेरे घर की बहू बना दिया। करम जली, तेरी जुबान कट के नीचे गिर जाए। कुछ भी बोलने से पहले ना सोच लीजिए माँ जी, कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह भगवान को प्यारी हो जाए। थोड़ी देर बाद मिशिका वहाँ आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद वो आकाशी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। आकाशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी से ऐसी बात करने की? रिश्तों की मान मर्यादा को भूल गई हो क्या? अरे माँ जी हमारी माँ समान है, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है और तुम उनका तिरस्कार कर रही हो। आज के बाद अगर माँ जी से ऊंची आवाज में बात भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिशिका की बात सुनकर मेनका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मिशिका से माफी मांगती है। मिशिका बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने ना जाने तुझे क्या क्या बोला। हमेशा तुझे तेरे रंग के लिए बोलती आई, लेकिन कभी तेरे गुणों और संस्कारों को नहीं देखा। मुझे एक बात समझ आ गई है, इंसान की पहचान उसके काम और संस्कारों से ही होती है, ना कि उसके रंग से। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी माँ हो और माँ माफी नहीं मांगती बल्कि आशीर्वाद देती है। दोनों सास बहू एक दूसरे को प्यार से गले लगाती हैं। साथ ही आकाशी भी उनको ये बताती है कि जो कुछ भी उसने कहा और किया वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था माँ जी को सबक सिखाने के लिए, जिसके बाद मेनका अपने दिल से हमेशा के लिए भेदभाव की भावना को खत्म कर देती है और दिल से मिशिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है। गौरी राधा की बड़ी बहन थी जिसकी शादी की उम्र हो गई थी। वो अपने संस्कारों और घरेलू कामकाजों से पूरी तरह निपुण थी। उसकी माँ कौशल्या और पिता दशरथ उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। एक दिन उन्हें शिव नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़के की माँ सावित्री अपने बेटे शिव और किशन के साथ गौरी को देखने उनके घर आती है। सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी गौरी तैयार होकर उनके सामने आती है, जिसे देखकर शिव के मन में बांसुरी बजने लगती है। हे हाय,
बैठ जा बेटा, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर ले। आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे इन्हें भगा कर ही ले जाओगे। चुप पगले जी, माफ कीजिए, वो मेरा छोटा बेटा थोड़ा शरारती है। कोई बात नहीं बहन जी, घर के छोटे सदस्य अक्सर ही शरारती होते हैं। मेरी छोटी बेटी भी बहुत शरारती है। जी हाँ, वैसे आपकी ये बेटी बहुत ही खूबसूरत है। आओ बेटा, मेरे पास बैठो और बताओ क्या क्या गुण है तुम्हारे अंदर। जी सब कुछ आता है। अरे बहुत बढ़िया भाई, हमें तो रिश्ता बिल्कुल पसंद है। इस तरह दोनों की शादी पक्की हो जाती है और वो एक दूसरे को जानने के लिए बाहर कैफे में मिलना शुरू कर देते हैं। वो कभी भी अकेले नहीं जाते थे। जब भी जाते तो गौरी अपनी बहन और शिव अपने भाई को साथ ले जाते थे। ऐसे ही एक दिन शिव और गौरी एक रेस्टोरेंट में रोमांटिक डेट पर जाते हैं, जहां उनके साथ किशन और राधा भी होते हैं। राधा अपनी मिनी स्कर्ट पहनकर वहां आती है, जिसे देखकर किशन के मन में उसके लिए प्रेम भाव जाग उठता है। वो दोनों अलग कॉर्नर की सीट लेकर वहीं बैठ जाते हैं। तभी किशन उससे कहता है, वैसे आप अपनी बहन से बिल्कुल अलग हो और बिंदास भी। हाँ, लेकिन मुझ पे लाइन मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? नहीं, आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं, ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड, लेकिन किसी को बताना मत। ये सुनते ही किशन का दिल टूट जाता है। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। गौरी और शिव की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल वालों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा की शादी उसके बॉयफ्रेंड से उसके घर वाले पक्की कर देते हैं। लेकिन शादी वाले दिन ही राधा के बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। राधा अपने प्रेमी के लिए बिलख बिलख कर रोने लगती है और अपने घर वालों से कहती है, गौरी दी, माँ, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी? मुझे जान से मार डालो माँ, मैं नहीं जीना चाहती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, चुप हो जा। नहीं माँ, आप नहीं जानते कि क्या हुआ। आई एम प्रेग्नेंट। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और राधा की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, ये तूने क्या किया? सारे जग में हमारी नाक कटवा दी तूने। जानती भी है, तेरे माँ बनने से सिर्फ तेरी जिंदगी नहीं, हम सबकी जिंदगी भी नर्क बन जाएगी। माँ, आप उसका दुख दूर करने की बजाय उसे और दुख दे रही हैं। अरे, इसकी माँ बनने की खबर अगर तेरे ससुराल वालों को लग गई तो वो तुझे घर से निकाल देंगे। तू जानती नहीं है अभी इस समाज को। चल मेरे साथ, अब इस बच्चे को गिराना ही होगा। नहीं माँ, मैं उनकी आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है माँ? ऐसा मत करो मेरे साथ। अरे, लेकिन तुझसे शादी करेगा ही कौन? अगर तेरी शादी नहीं हुई तो लोग इसे पाप बुलाएंगे। ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा किशन सुन लेता है। उसे राधा की परेशानी देखी नहीं जाती और वो तुरंत अंदर जाकर कहता है, मैं करूँगा राधा से शादी और इस बच्चे को भी अपनाऊंगा। राधा, मैं ये शादी तुम पर तरस खाकर नहीं, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बोल दे बेटा। और किशन बेटा, ये बात तुम्हारे घर वालों को पता न लगे। आप चिंता मत कीजिए, ये खबर किसी को पता नहीं लगेगी। अपनी माँ के कहने पर राधा किशन को हाँ कह देती है और दोनों के घर वाले इस रिश्ते से राजी होकर कुछ ही दिनों में उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद धीरे धीरे राधा भी अपने पति को पसंद करने लगती है और अपनी बड़ी बहन की छत्र छाया में अपने ससुराल वालों की सेवा करती है और अपने ससुराल वालों को अपने माँ बनने की खुशखबरी बता देती है। लेकिन ऐसे ही एक दिन
राधा इमोशनल हो जाती है और अपनी जेठानी यानी बड़ी बहन के साथ अपने पुराने स्वर्गवासी प्रेमी के बच्चे के बारे में बात करने लगती है और उनकी ये सारी बातें उनकी सास छुपकर सुन लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और बहुत ही जोर जोर से अपनी छोटी बहू पर चिल्लाने लगती है। अरे करमजली, शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? तूने मेरे बेटे को भी इसमें घसीट लिया, पता नहीं कहां से आ गई हमारे घर में। माँ जी आप शांत हो जाइए, अब तो सब कुछ ठीक है ना, और देवर जी को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसे नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो है। ये गंदा खून मेरे खानदान में कभी नहीं पलेगा, समझी? और ये तेरी बहन है ना, इसीलिए तेरे ही पक्ष में है। अगर तेरी जेठानी होती तो अपने घर वालों का ही साथ देती, ऐसे हमारे साथ धोखा नहीं करती। सभी घर वाले सावित्री की तेज आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं और सावित्री की सारी जली कटी बातें सुन लेते हैं। तभी किशन बोलता है, माँ आप मेरे बच्चे को गंदा खून कह रहे हो? सोच कर जरा। अरे आजा, तू भी सुन ले। ये नास पीटी करमजली अब इस घर में नहीं रह सकती, साथ में इसकी बहन को भी घर से निकालो। ये दोनों तो धोखेबाज हैं, धोखेबाज। माँ बात समझने की कोशिश करो, ये उसने जानबूझकर नहीं किया। उसका होने वाला पति शादी के दिन ही मर गया था, वरना वो अपनी जिंदगी ना जाने कहाँ बिता रही होती। और हाँ माँ, उसकी वजह से आज किशन कितना खुश रहता है। नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस ये दोनों इस घर में नहीं दिखनी चाहिए, सुन लिया? ठीक है माँ, तो मैं भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं भी माँ। लेकिन हम अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ जी हमें घर से मत निकालिए, हम दोनों आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सावित्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे तुम दोनों यहीं रहोगी, चिंता मत करो, माँ का गुस्सा कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और राधा एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उस बच्चे की मुस्कान देखकर सावित्री का सारा गुस्सा शांत हो जाता है और वो बच्चे के साथ साथ अपनी छोटी बहू को भी अपना लेती है और इस तरह उनका परिवार पूरा हो जाता है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमित एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला लड़का था जो अपने परिवार के आर्थिक ढांचे को चलाने के लिए इकलौता सहारा था। अमित अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पिज्जा डिलीवरी का काम किया करता था। अमित अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था। ऐसे ही एक दिन अमित की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती, पर फिर भी वो छुट्टी ना लेकर अपने काम पर जाता है और अपने सारे ऑर्डर्स वो टाइम पर पूरा करता है। लेकिन उसकी एक लास्ट डिलीवरी रह जाती है जिसको लेकर वो जल्दी से दिए गए एड्रेस पर जाता है, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचता है और घर की डोर बेल बजा देता है। मैम आपका ऑर्डर। ये क्या है, इतनी लेट डिलीवरी? यही सर्विसेज है आपकी कंपनी की? आई एम सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? तुम 10 मिनट लेट हो पूरे। अब पिज्जा फ्री है मेरा और कोई पेमेंट नहीं करने वाली मैं तुम्हें, समझे? तुम निकलो यहाँ से। प्लीज मैम आप ऐसा मत कीजिए, आप पेमेंट नहीं करोगी तो मैं इसकी पेमेंट कहाँ से करूँगा? प्लीज मैम मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा मत करो। तुम जानो, इट्स योर हेडेक। तुम्हारी कंपनी की यही सर्विस है ना कि अगर लेट हो तो पिज्जा फ्री होगा, सो मेरा पिज्जा फ्री है, ओके? प्लीज मैम पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा मैम, अपना घर कैसे चलाऊंगा? नो मीन्स नो। मैंने कह दिया कि जब मैं कोई पेमेंट नहीं करूंगी तो इट मीन्स नहीं करूंगी, और तुम्हारी कंप्लेन करूंगी वो अलग। जॉब तो तुम्हारी जाएगी ही, साथ ही साथ कहीं दूसरी जगह तुम्हें जॉब भी नहीं मिलेगी। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि मुझे मेरा पिज्जा दो और निकलो यहाँ से। अमित उस लड़की से रिक्वेस्ट करता रहता है पर हिना नहीं मानती और फ्री में पिज्जा की मांग करती है। अमित के मना करने पर हिना उससे जबरदस्ती करने लगती है और बोलती है, पिज्जा तो तुम्हें फ्री देना ही पड़ेगा, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देते। इतना बोलकर
हिना अमित के हाथों से पिज्जा छीनने लगती है और उनके बीच हाथापाई हो जाती है, जिसमें हिना के हाथ में चोट लग जाती है। इस सब से डरकर अमित वहां से भाग जाता है। तो वहीं हिना थोड़ी देर बाद अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना लाजपत नगर से हूँ और मैं एक MNC कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप सब जो भी ऑर्डर करते हैं उसे पूरी सेफ्टी के साथ ऑर्डर करें, क्योंकि आज मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है। मैंने इस कंपनी से पिज्जा ऑर्डर किया था और मेरा ऑर्डर पूरे 10 मिनट लेट था। जब मैंने पिज्जा डिलीवरी बॉयज अपना पिज्जा फ्री करने की मांग की तो वो जबरदस्ती मुझे धक्का देकर वहाँ से भाग गया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कितनी चोट लगी है, मुझे फ्रैक्चर आया है और अब मैं कोई काम नहीं कर सकती। प्लीज फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर कुछ भी ऑर्डर करें तो पूरी सेफ्टी के साथ करें। जो गलती मैंने की है वो आप ना करें और ऐसे घटिया पिज्जा डिलीवरी बॉयज के खिलाफ आवाज उठाएं। मुझे सपोर्ट करें। हिना की वीडियो वायरल हो जाती है, साथ ही उसे पब्लिक की सिंपैथी भी मिलने लगती है और अमित को उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो वहीं कुछ समय बाद पुलिस अमित को वीडियो के बिहाफ पर गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही पुलिस अमित को पकड़ती है, ये बात पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस अमित को थाने ले जाकर उससे पूछताछ करती है और कहती है, हाँ ये बता, क्यों मार का भाजा छोरी ने? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए डिलीवरी लेट हुई और मैंने उनको नहीं मारा बल्कि वो मुझे मार रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे चप्पल से भी मारा। मैंने तो बस खुद को बचाने के लिए उनका हाथ पकड़कर साइड ही किया था, फिर वो गिर गई और उनको चोट लग गई। आप चाहे तो सर कैमरा चेक कर लो। अमित की बात सुनकर पुलिस तहकीकात करने में लग जाती है। बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखती है, साथ ही उन लोगों से भी बात करती है जो पहले से ही हिना के टच में थे। आप हिना की दोस्त हो ना? जी हाँ। आपने बेरा है, आपकी दोस्त गैला क्यों होया है? जी हाँ, उसके हाथ में चोट लग गई है और उसका वीडियो मैंने भी देखा था। अच्छा, तो आप न्यू बताओ, आपके सामी भी हुआ है कदई सा? हिना जी ने और भी किसी डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा ही किया था क्या? जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसे फ्री का खाना खाने की बड़ी बुरी आदत है। वो अक्सर ही डिलीवरी बॉय से खाना फ्री में लिया करती थी, चाहे डिलीवरी 2 मिनट लेट ही क्यों ना हो। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है स्नेहा जी, आप जा सकती हो। स्नेहा की बातों से सच का एक नया चेहरा सभी के सामने आता है और जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो अपना एक नया स्टेटमेंट जारी करते हैं। साथ ही ये बात सोशल मीडिया पर भी फैल जाती है, जिसके बाद अमित को पब्लिक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तभी अमित का दोस्त उससे बात करता है और कहता है, अरे भाई मेरी बात मान तू तो उस लड़की पर मानहानि का केस दर्ज करवा दे, तब उसकी अकल एकदम ठिकाने आ जाएगी। और तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ हैं। और चल हमारे साथ रिपोर्ट लिखवा लेते हैं एक बार। हाँ भाई तू सही कह रहा है, मुझे अब ये करना ही पड़ेगा, वरना मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी और सभी मुझे ही गलत समझेंगे, जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं है। हाँ हाँ एकदम सही कहा। अरे आगे बढ़ तू, हम सब तेरे साथ हैं। अमित को उसके दोस्त के साथ पब्लिक का सपोर्ट भी होता है और वो सभी की बात मानकर हिना के खिलाफ एक काउंटर केस फाइल कर देता है, जिसके बाद सभी के सामने इस हादसे के दोनों पहलू आ जाते हैं। क्योंकि पहले सिर्फ हिना के बारे में ही लोगों को पता था, लेकिन अब वो अमित की कहानी भी जान गए थे, जिसकी वजह से हिना का केस कमजोर होता जा रहा था और वो काफी परेशान हो गई थी। तो इसी सिलसिले में वो अपनी एक दोस्त नेहा से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। तब नेहा मेरी मदद करना, देख यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। यार इसमें मैं तेरी क्या मदद करूं? जो किया वो तूने किया। लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ ये बताना। देख इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि ऐसे फ्री फूड डिलीवरी लेना एक दिन तुझे मुसीबत में डाल सकता है।
लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी और अब भुगत। और हाँ, मुझसे किसी भी हेल्प की उम्मीद मत करियो। नेहा की ऐसी बातें सुनने के बाद हिना को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और अभी भी उसे यही लगता है कि वो सही है और अमित गलत। तो वहीं दूसरी तरफ अमित की कहानी को सपोर्टर्स मिलते ही जा रहे होते हैं, जिसे देखकर धीरे धीरे हिना को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करती है और जब उसे ऐसा लगता है कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी, तो वो अपने गिल्ट के चलते शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चली जाती है और पुलिस उसकी तलाश करती रहती है। नंदिनी एक प्यारी पर बहुत ही ज्यादा आलसी किस्म की लड़की थी, जिसे नींद के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। वो अक्सर ही अपने काम को अधूरा छोड़कर सो जाया करती थी। उसकी माँ गायत्री और पिता रवीश उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवाना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन उसके लिए सिद्धांत नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ सुनीता के साथ नंदिनी को देखने उसके घर आता है। अरे वाह बहन जी, आपने तो एकदम अच्छा इंतजाम किया है। जी जी बहन जी, ये सब मेरे बेटी ने ही बनाए हैं। बड़ी गुनी है मेरी बेटी। हाँ हाँ, लेकिन वो है कहाँ? अजय रुकिए, मैं लेकर आती हूँ उसे। गायत्री जैसे ही अपनी बेटी को लेने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि नंदिनी तैयार होकर मजे से बिस्तर पर सो रही है। वो उसी वक्त अपनी बेटी के मुंह पर पानी छिड़ककर उसे उठाती है और कहती है, अरे बेशरम, जल्दी उठ जा, बाहर तेरे रिश्ते वाले आए हैं और तू यहाँ मजे से सो रही है। माँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। बहुत जोर से नींद आ रही थी। आप चलो, मैं बस पक्का आई अभी। गायत्री वहाँ से वापस मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है। करीबन 1 घंटा बीत जाता है पर नंदिनी अभी तक नीचे नहीं आती। तभी सुनीता बोलती है, अरे बहन जी, कहाँ रह गई आपकी बिटिया? इतना समय हो गया हमें इंतजार करते हुए। अरे बहन जी रुकिए, मैं बस अभी उसे बुला कर लाती हूँ। गायत्री फिर से नंदिनी को लेने उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी बाथ टब में लेटी हुई खराटे मार रही है। वो उसे एक जोरदार चांटा लगाती है और चिल्लाकर उठा भी देती है। वो उसे तैयार करके अपने साथ ही नीचे ले जाती है। अरे वाह, इतना इंतजार करने के बाद इस चांद का दीदार हुआ है। जी वो शर्मा रही थी ना, इसीलिए आने में थोड़ा समय लग गया। अरे कोई बात नहीं बहन जी, मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है ऐसे वक्त में। आप जल्दी से रिश्ता पक्का कर दो बस। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद नंदिनी और सिद्धांत की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर नंदिनी की सुस्ती उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो कभी अपने कमरे में, कभी सोफे पर, तो कभी चेयर पर बैठे बैठे सो जाया करती थी। यहाँ तक कि जब सिद्धांत रात को उसके पास आता तो वो छटाक से चादर तान कर सो जाती, जिसके चलते उसकी सास उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी रसोई में खड़ी दूध उबाल रही होती है। अरे हाय, ये दूध है या सोता हुआ ज्वालामुखी जो उबल ही नहीं रहा। अरे कब से खड़ी हूँ मैं यहाँ पर। एक काम करती हूँ, जब तक ये दूध उबल रहा है ना, जाकर एक झपकी ले लेती हूँ। वैसे भी तो बहुत थक गई हूँ। नंदिनी गैस पर दूध रखा छोड़कर बरामदे में रखी चेयर पर जाकर सो जाती है और सारा दूध राख हो जाता है और पतीला काला हो जाता है और उसकी महक पूरे घर में फैल जाती है, जिसे सूंघकर सुनीता तुरंत रसोई में जाती है और जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं इतना? ठीक से सोने भी नहीं देती मुझे। पर ये
बदबू कैसे आ रही है गंदी सी। अरे करमजली, तू ये जो दूध चढ़ाकर सोने चली गई थी उसी की बदबू है ये। अरे जब से मैं खड़ी थी तब से तो उबला नहीं, और जैसे ही मेरी आंख लग गई तभी उबल गया। माँ जी मेरी गलती नहीं है, ये दूध ही खराब है जो देर से उबल रहा है। अरे दूध नहीं, हमारी किस्मत ही खराब है जो तेरे जैसी आलसी बहू मिली है हमें, जिसे सोने के अलावा और कुछ तो आता ही नहीं। कुंभकर्ण कहीं की। जा जाके बर्तन धो और अपना मुंह भी, ताकि तेरी सुस्ती कम हो। नंदिनी चुपचाप मुंह धोकर बर्तन धोना शुरू कर देती है। ऐसे ही वो आए दिन कुछ न कुछ गलती करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने बेटे सिद्धांत से कहती है, अरे बेटा, ये कैसी बहू ले आए हम, इसको नींद के अलावा और कुछ आता ही नहीं। अरे बेटा, हमें कुछ भी करके इसकी आदत को सुधारना पड़ेगा, वरना किसी दिन हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। माँ, आप सही कह रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है, इधर आओ बताता हूँ। सिद्धांत अपनी माँ के कान में सारी बात बताता है। अगली सुबह सिद्धांत की मौसी बिमला के घर से कीर्तन का बुलावा आता है, जिसे सुनते ही सुनीता खुशी से झूम उठती है। वो जल्दी से नंदिनी और सिद्धांत को बोलती है, अरे सिद्धांत बेटा, अरे नंदिनी बहू, अरे यहाँ आओ। अरे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ माँ, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या हुआ माँ जी, फिर से कुछ गलती हो गई क्या? अरे तेरी विमला मौसी के घर से कीर्तन का बुलावा आया है हम सबको। अरे वाह माँ, हम जरूर चलेंगे। अगर मैं इन लोगों के साथ चली गई तो वहाँ मुझे सोने को नहीं मिलेगा। माँ जी मैं क्या कह रही थी कि मैं घर पर ही रुक जाती हूँ, आखिरकार घर पर भी तो कोई होना चाहिए ना। और वैसे भी मुझे कुछ तबीयत ठीक सी नहीं लग रही अपनी। हाँ हाँ ठीक है, तू रुकी जा तो अच्छा है, वरना तू वहाँ गई तो सारा दिन सोती रहेगी। चल जा बेटा, सामान बांध ले और चल, हम दोनों चलेंगे। सुनीता और सिद्धांत तैयार होकर बिमला मौसी के घर निकल जाते हैं और सुस्ती से भरी नंदिनी आराम से चादर तान कर सो जाती है। अपनी नींद के चक्कर में वो ये भी भूल जाती है कि उसने घर का दरवाजा बंद ही नहीं किया है, और आधी रात को घर का दरवाजा खुला ही होता है, जिसकी वजह से घर में 2 चोर घुस जाते हैं और बड़ी ही सफाई से घर का सारा सामान और पैसा साफ करके ले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नंदिनी मस्त घोड़े बेचकर सोती रह जाती है। अगली सुबह जब उसकी सास और पति घर आते हैं तो घर की हालत देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, और ये सब देखकर सुनीता पानी की भरी बाल्टी नंदिनी पर डालकर उसे उठाती है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे करमजली नास पीटी, कौन सी अफीम खा के सो रही थी तू, जो तेरी नींद नहीं खुली? अरे देख देख, घर का सारा सामान चोरी हो गया। हाय, ये सब कैसे हो गया? किसने किया? कब हुआ? अरे ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती, निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, वो बस मेरी आँख लग गई थी। अरे तेरी आँख के चक्कर में करमजली मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पे लग गई। नहीं नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कभी बेफिजूला नहीं सोऊंगी, पक्का। मुझे घर से मत निकालिए। चल ठीक है, कर देती हूँ माफ, लेकिन आज के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। माँ, अब जब नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मैं घर का सामान मंगवा लेता हूँ, वरना हम ऐसे कैसे रहेंगे? सामान कैसे वापस आएगा? जी हाँ, घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि ये सब मैंने और माँ ने मिलकर तुम्हारे लिए ही किया था, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि जरूरत से ज्यादा आलस करना हमारे लिए कितना ज्यादा गलत है। सिद्धांत की बात सुनकर नंदिनी को एक बार फिर से उबासी आ जाती है और तीनों मिलकर जोर से हंसने लगते हैं। इस तरह नंदिनी अपना आलस छोड़कर एक फुर्तीली बहू बन जाती है,
जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। गुंजन एक समझदार और अपनी जिंदगी में बहुत सीरियस रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसके शरीर के हर हिस्से में बहुत ही ज्यादा गुदगुदी होती थी। अगर कोई उसे हल्का सा भी छू देता था तो वो जोर जोर से हंसती रहती थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती थी, जहाँ कई बार लोग उसे गुदगुदी कर उसका खूब मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही एक दिन उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाकर कंपनी के लॉसेस के बारे में बताता है। तभी उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त उसका मजाक बनाने के लिए एक लकड़ी पर नकली रबर का हाथ बांधकर बॉस के कैबिन की खिड़की से गुंजन तक पहुंचा देते हैं और उसे गुदगुदी करना शुरू कर देते हैं। तुम हंस रही हो? नहीं, वो मैं हंस नहीं रही सर। आप बोलिए ना, आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये सब लॉस तुमने देखने हैं अब, वरना ये कंपनी डूब जाएगी और मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। उसके सारे दोस्त फिर से उसे जोर से गुदगुदी करते हैं। सर मैं सच में नहीं हंस रही, बिल्कुल नहीं हंस रही मैं सच में। वो पता नहीं, बस मुझे हंसी आ रही है। गुंजन, यू आर फायर्ड। निकल जाओ मेरे ऑफिस से अभी के अभी। सॉरी सर, सॉरी, अब नहीं हंसूंगी प्लीज। प्लीज सॉरी। निकल जाओ यहाँ से, समझी? इस तरह गुदगुदी की वजह से वो बेरोजगार होकर घर में बैठ जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। उसकी माँ अनुराधा और पिता गुलशन ने उसकी शादी के लिए समर्थ नाम के लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया होता है और दोनों की मंगनी हो जाती है। कुछ दिन बाद समर्थ अपनी होने वाली बीवी को एक रोमांटिक से डिनर डेट पर ले जाता है, जहां वो एक बहुत ही खूबसूरत सा वन पीस पहनकर जाती है। वाओ, कितनी अच्छी लग रही हो आज तुम। थैंक यू। आपसे मिलने आना था तो बस इसीलिए रेडी हो गई। हाँ, तो बताओ क्या खाओगी तुम? मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वही मंगवा लीजिए। समर्थ वेटर को बुलाकर ऑर्डर दे देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि होटल में एक रोमांटिक सा गाना बजने लगा है। तभी समर्थ बोलता है, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? हाँ करूँगी ना, क्यों नहीं। वो गुंजन का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है और डांस करना शुरू करता है। और धीरे धीरे जब वो गुंजन की कमर पर हाथ रखकर डांस करने की कोशिश करता है, तभी गुंजन को गुदगुदी होने लगती है और वो समर्थ के सामने बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। हे, क्या हुआ? तुम क्यों हंस रही हो? वो मुझे गुदगुदी हो रही है। आप टच कर रहे हैं ना, तो बस इसीलिए। चलो ठीक है। दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, पर समर्थ जब भी गुंजन को छूने की कोशिश करता है, गुंजन बहुत जोर जोर से हंसती है और गुदगुदी का बहाना बनाकर उससे दूर भाग जाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन उसकी सास शकुंतला को पता चलता है कि उनके जीजा जी का स्वर्गवास हो गया है और वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ गुंजन और समर्थ आ जाते हैं और अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? अरे बेटा, तेरे मौसा जी भगवान को प्यारे हो गए। शकुंतला अपनी बहू के गले लगकर रोने लगती है, पर जैसे ही वो उसकी कमर को कसकर पकड़ती है, गुंजन को गुदगुदी होने की वजह से उसकी जोर से हंसी निकल जाती है और वो और भी ज्यादा तेज हंसना शुरू कर देती है। माँ जी आप चिंता मत करो,
मौसा जी की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। बेशरम, अरे बेहया, तुझे शर्म नहीं आती क्या? यहाँ मेरी बहन विधवा हो गई, उस पे दुखों का पहाड़ टूट गया और तुझे हंसी आ रही है। नहीं माँ जी, मुझे सच में बहुत दुख है। मैं दिल से बोल रही हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे कि तुझे कितना गम है इस बात का। नहीं माँ जी, मुझे सच में बहुत दुख है मौसा जी के जाने का। वो आपने मुझे छुआ तो बस मुझे गुदगुदी होने लगी, जिस वजह से मेरी हंसी छूट गई। हाँ माँ, ये सच कह रही है। मैं जब भी इसे छूता हूँ ये ऐसे ही हंसती है। आप इसे छोड़ो माँ, हम चलते हैं मौसी के पास। दोनों माँ बेटा सामान बांधकर वहाँ से चले जाते हैं और गुंजन घर पर अकेली होती है। उसी रात घर में 2 चोर घुस जाते हैं और तिजोरी खोलकर सारे पैसे निकाल ही रहे होते हैं कि तभी गुंजन की नींद खुल जाती है और वो उन दोनों चोरों को चोरी करता देख लेती है। पर जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करती है, एक चोर उसके सर पर डंडे से वार करके उसे बेहोश कर देता है और फिरौती के लालच में वो दोनों चोर मिलकर गुंजन को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद समर्थ को एक वीडियो कॉल आता है जो उन दोनों गुंडों ने ही किया होता है। जब समर्थ वो कॉल उठाता है तब देख भाई, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है। सुनिए, मुझे बचाइए ना प्लीज। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये लड़की खुश है या परेशान? हमने इसे किडनैप किया है और ये है कि दांत फाड़ रही है। अरे ओ फूफा, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है ना तो 5 लाख रुपए लेके मंदिर के पीछे आ जाइए, समझा ना? तो तेरी ये एड कंपनी है ना, यहीं तेरी फिल्म बना दूंगा। थोड़ी देर बाद उसका पति पूरे पैसे लेकर अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाता है। तभी एक गुंडा गुंजन की गर्दन दबोचकर उसे वहां पर ले आता है। गुंजन अपनी गुदगुदी के चलते एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। चुप कर, समझा? यही गोली मार दूंगा। छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज। बोला ना, हंसना बंद कर। तेरी हंसी अपुन के कान में चुभ रही है। इससे पहले अपुन का मत्था पिनके और अपुन अपने घोड़े का बटन दबाए। चुप कर जा। गुंडा जैसे ही गोली चलाता है तभी समर्थ गुंजन का हाथ पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली तुरंत समर्थ की टांग पर लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। तो वहीं गुंडे वहां से फरार हो जाते हैं और गुंजन रोती हुई समर्थ से कहती है, ये क्या किया आपने? मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? प्यार करता हूँ तुमसे, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अरे मेरी गुदगुदी, तुम रोते हुए जरा भी अच्छी नहीं लगती हो। नहीं, आज के बाद मैं कभी नहीं हंसूंगी। मेरी वजह से आपको इतना दर्द सहना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। गुंजन जल्दी से समर्थ को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे गुंजन योग और मेडिटेशन के जरिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ा लेती है और वो गुदगुदी बर्दाश्त करना सीख लेती है, जिसके बाद मिलकर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गुदगुदी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से गुदगुदी होती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।